जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की यूरोपीय कंपनी के आगमन और अंग्रेजों का विजय। इसके पहले आपको मुगल के पतन के बारे में पढ़ा चुका हूं। और दोस्तों एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को कभी टारगेट मत दीजिए। ऐसा मत कहिए कि 1 साल में नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, अब ये 2 साल में कंप्लीट नहीं करूंगा तो इसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। नहीं दोस्तों, लेकिन टारगेट को अचीव जरूर कीजिए और अपने टारगेट के लिए पूर्ण ही कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। एक आप टारगेट चुनिए, ना कि आप टारगेट को आप टारगेट दीजिए। आप खुद टारगेट चुनिए। और वो बोलते हैं ना दोस्तों, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तोड़ के ही रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं समुद्री मार्ग का खोज क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों किया और किसने किया। बात 1453 की है, जब उस्मानिया सल्तनत ने माइनर एशिया पे अपना अधिकार कर लिया था, जिसका परिणाम था तुर्क के अधीन ये जो पुराने 2 रास्ते हैं, फारस की खाड़ी और लाल सागर की खाड़ी पर पूर्ण रूपेण तुर्क का अधिकार हो गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच व्यापार चल रहे थे। वेनिस और जेनेवा का एक अधिकार का व्यापार प्राप्त था। तो यहाँ पे जो नए राष्ट्र थे, पुर्तगाल और स्पेन भी यहाँ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन वेनिस और जेनेवा वो कभी नहीं चाहते थे कि इस व्यापार में और कोई राष्ट्र पार्टिसिपेट करे। और तुर्क ने तो यहाँ पे ऑलरेडी कुस्तुतुनिया, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, यहाँ पे तो रास्ते को बाधित कर दिया था बिल्कुल ही। तो अब इनका जो परिणाम रहा, पुर्तगाल और स्पेन ने क्या सोचा कि हम इनके एक अधिकार को, व्यापार के एक अधिकार को तोड़ेंगे। किसके? जेनेवा और वेनिस के, तथा अरब वासियों के व्यापार को भी हम एक तोड़ेंगे। उसके बाद दूसरा इनका क्या था कि ये तुर्क से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते थे। कहने का मतलब कि अपना समय व्यतीत करना नहीं चाहते थे। तीसरा उनका क्या बात रहा कि वो सोच रहे थे कि हम क्यों नहीं पूर्वी एशिया के साथ सीधा व्यापार करें, और उसके लिए उन्होंने सुरक्षित और एक नया समुद्री मार्ग खोजने निकल पड़े, जिसका परिणाम हम आपको आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों ये आपको रहा भारत, ये रहा यूरोप, ये रहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। दोस्तों यहाँ पे था पुर्तगाल और यहाँ पे था स्पेन। पुर्तगाल में बात किया जाए, बात 1487 की है, जब बर्थोलोमो डियाज नए मार्ग की जब तलाश में ये निकले, तो ये निकले यहाँ से और निकल कर ये कहाँ तक जा पहुँचे, तो यहाँ तक पहुँच गए, जिसको अफ्रीका का जो क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्तों, आशा अंतरिप्त। क्या बोलते हैं दोस्तों? आशा अंतरिप्त। देखिए, आशा अंतरिप्त या कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे आशा है, एक यहाँ पे गुड होप है। तो इन्होंने सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो बर्थोलोमो डियाज आशा अंतरिप्त पहुंचा था 1487 में। उसके बाद फिर पुर्तगाल से अब की पर स्पेन से बंदा निकला, कोलंबस। और कोलंबस जो है भारत की खोज की तलाश में चला, मतलब पूर्वी एशिया के रास्ता जो है समुद्री मार्ग की खोज करने निकला था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने। और वो कहाँ पहुंच गया? तो वो पहुंच गया उत्तरी अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस। कब किया? 1492 में। दोस्तों खोज करने का मतलब क्या है कि उस समुद्री मार्ग का खोज किया। मान लीजिए कोई रास्ता नहीं है वहां तक और आप वहां तक एक नए जगह पहुंच रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? वो तो आपके लिए नया है, तो आप उसको क्या कहते हैं? मैंने इस चीज का खोज किया। लेकिन वो जो जैसे ये उत्तरी अमेरिका, वो तो वहां पे था पर उसके बारे में पता नहीं था, जिसके लिए क्या कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की
खोज किया। अब बात ये स्पेन के थे कोलंबस। अब हम बात करेंगे फिर एक पुर्तगाली जो है जिसका नाम है वास्को डी गामा। वो भारत की खोज करने फिर निकला और फिर यहाँ से जब वो चला तो फिर यहाँ पे और यहाँ होते होते इधर मडागास्कर है और इधर होते होते वो कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। दोस्तों यहाँ पे एक गुजराती था मोहम्मद अमीद करके, जिन्होंने इसका हेल्प किया और वो जो है उसके साथ यहाँ कहाँ पहुंचे? भारत पहुंचे। दोस्तों पता होना चाहिए कि कोई भी हर किसी को हेल्प की जरूरत होती है, तो इसने भी एक गुजराती का हेल्प किया जिसका नाम था मोहम्मद अमीद, जिसने इनका पूर्ण हेल्प किया और उनको भारत तक पहुंचाया। यूरोप में जहां भौगोलिक खोज चल रही थी वही भारत में मुगल काल शुरू होने वाला था। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया? कैप ऑफ गुड होप पे यहाँ पे होल्ड किया, इससे मिले और वो गुजराती इनको बोला चलो भाई हम आपको रास्ता दिखाते हैं, और ये भारत पे पहुंच गए। भारत जो पहुंचे वो तारीख था 17 मई 1498 और ये कहाँ पहुंचे? तो कोची में, जहाँ पे कालीकट जो होता है, कालीकट में कपक डाबू जो है आपको बंदरगाह है, वहीं पे ये पहुंचते हैं। अब देखिए यूरोपियों का आगमन हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि केवल यूरोपियों में एक पुर्तगाली ही आया, इसके देखा देखी और सारे भी वहाँ के जो राष्ट्र है नए नए राष्ट्र वो आने लगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन यहाँ पे आया। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह समझ पाए हो। अब चलिए देखते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का जो आने का क्रम है सबसे पहले उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आने वाला पुर्तगाल कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में, और इसका पूरा डेट अगर याद की तो 17 मई 1498 में आया था। उसके बाद आने वाला में जो था दूसरा व्यापारी राष्ट्र वो था डच, 1595 में, लगभग 100 वर्ष बाद, या यूं कह सकते हैं दोस्तों लगभग 97 वर्ष बाद कौन आया था? डच। तो इसको याद करने का तरीका लगभग 100 वर्ष कर लीजिए। तीसरा है अंग्रेज जो 1600 ईस्वी में आए थे, और उसके बाद डेनिश जो 1616 ईस्वी में आए थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 5 साल बाद हो गया 1600 के बाद फिर 1616, और फिर फ्रांसीसी जो आए थे 1664 में आए थे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी 1498, 1595, 1600 और 1616 और 1664। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ट्रिक की जरूरत है। अब दोस्तों देखिए ये तो आ गए। अब कोई भी लोग आता है तो हर लोग का क्या है, एक अंदर ही अंदर एक सपना होता है कि भैया हम यहाँ पे आए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये लोग आए। अब मान लीजिए कि एक आदमी तो आया नहीं होगा, अंग्रेज आए होंगे तो बहुत सारे अंग्रेज आएंगे। तो ये सभी जो भी पुर्तगाली है तो पुर्तगाली भी एक नहीं आया होगा। अब 2, 4, 5, 10 ये सब मिल के, अब जैसे मान लीजिए आप एक हैं और 10 दोस्त आपके बैठ गए, तो क्या हुआ? कंपनी। कंपनी का हिंदी क्या होता है? साथ में। तो इन्होंने कंपनी बनाना शुरू किया, मतलब साथ में व्यापार करना शुरू किया। अब जितने भी पुर्तगाली थे वो सब मिलकर क्या है, एक कंपनी बनाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी बना। अब ईस्ट क्यों? तो ईस्ट इधर चूंकि ईस्ट एशिया में है और भारत है तो ईस्ट इंडिया, और क्या बनाया उन्होंने? कंपनी बनाया। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1498 में। 1498 में ही वो आए थे और 1498 में ही उन्होंने क्या किया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। दूसरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी 1600 में आए और 1600 में ही अपनी कंपनी बना लिया। कौन? अंग्रेजों ने। लेकिन डच इस मामले में पिछड़ गए क्योंकि वो कभी इंडोनेशिया जाने लगे, कभी इधर उधर जाने लगे, जिसके कारण की कंपनी बन नहीं पाई। उसके बाद जो डच ने भी क्या किया, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1602 में अपनी कंपनी स्थापित कर ली। एक बात ध्यान दीजिएगा, आने के क्रम में डच पहले आए, लेकिन कंपनी स्थापना के क्रम में अंग्रेज पहले कंपनी स्थापना किए। उसके बाद देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको बता दिए 1602 में आए थे, उन्होंने कंपनी की स्थापना किया। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी 1664 में आए थे और 1664 में ही
इन्होंने अपनी कंपनी बना ली। तो अब 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, पुर्तगाली 1498 में है, 1498 में ही कंपनी बना ली। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही, 1600 में ही अपनी कंपनी बना ली। परिवर्तन हुआ तो केवल डच का, आए थे 1595 में और कंपनी स्थापना किया 1602 में। फिर फ्रांसीसी का सेम है, 1664 में है, 1664 में इन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। दोस्तों आपको बता दूं, कंपनी मतलब साथ में, और फैक्ट्री जिसको हम कहते हैं कोठी, फैक्ट्री बनाना मतलब किला एक प्रकार का बनाना। तो ये 1498 में आ गए, कंपनी बना ली। अब इनका बहुत लोगों का साथ हो गया, अब भैया रहने का जहाँ व्यापार जहाँ से हम कर सके वहाँ तो एक फैक्ट्री बनाना पड़ेगा या फिर एक कोठी बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने कोची में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया, कब? 1503 में। ठीक 5 साल बाद इन्होंने फैक्ट्री बना लिया था। क्योंकि उतना टाइम इसलिए लग जाता है दोस्तों कि वहाँ का जो भी लोग है उससे बात करना, राजा से बात करना कि हम बना सकते हैं कि नहीं, व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, तो उतना टाइम तो लगना ही है। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में अपनी कंपनी बनाई थी, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1608 में की। दोस्तों इसके लिए हम आपको एक चीज बता दें, ये जैसे आपका भारत हुआ तो सबसे पहले यहां पे कोची है, यहां कौन है? पुर्तगाल। कब कंपनी कब स्थापित किया, फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो 1503 में। प्रथम फैक्ट्री कहां पे? कोचीन में। वही जो आया दोस्तों अंग्रेज कब के? 1608 में। कहां पे? सूरत। अब देखिए दोस्तों, यहां पे कोची में 1503 में पुर्तगाल, सूरत में 1608 में अंग्रेज, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, 1602 में डच ने फैक्ट्री स्थापित किया। कहां पे? मसूलीपट्टनम। इसी को मछलीपट्टनम भी, इसी को कहीं कहीं नाम आपको मछलीपट्टनम मिलेगा। तो मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी हम कहते हैं। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, ये 1605 में इन्होंने क्या किया था? फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद आपको बच गया फ्रांसीसी, इन्होंने भी फिर सूरत में ही स्थापित किया। कब? तो 1668 में। कौन? तो फ्रांसीसी। यहां दोस्तों आपको ये बता दिया, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन फंसता है। सूरत में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया था, पर फैक्ट्री 1608 में पूरा नहीं हुआ था। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, पूरब में या दक्षिण में यूं कहिए, यहां पे मसूलीपट्टनम में ही 1611 में अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया। कौन? अंग्रेजों ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया। तो दोस्तों कोई डाउट नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने शुरुआत यहीं पे किया, बाद में कुछ झगड़ा की वजह से यहाँ पे छोड़ के और यहाँ पे इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो पूछेगा कि प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया या प्रथम फैक्ट्री स्थापित करके प्रयास कहाँ पे किया, तो डेफिनेटली 1608 में कहाँ पे हुआ? तो सूरत में ही हुआ। लेकिन अगर पूछ दिया कि पूर्ण फैक्ट्री जो है, प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुआ, तो 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। हालांकि ये भी फैक्ट्री जो है, सूरत की फैक्ट्री 1613 में पूर्ण हो गया। किसने? अंग्रेजों ने पूर्ण कर दिया, पूर्ण बना लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए एक और रिवाइज कर देते हैं। तो आपको यही से बताते हैं कि यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम जो है, पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी। 1498 पुर्तगाली, डच 1595, अंग्रेज 1600 और डैनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664। उसके बाद कंपनी स्थापित का क्रम और प्रथम कोटि। तो सबसे पहले कंपनी स्थापित जो पहले आया, तो पहले कौन आया? तो पुर्तगाल। कब आया? 1498। तो 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। दूसरा आया डच,
डच आया कब? 1595। लेकिन कंपनी स्थापित किसने किया पहले? तो अंग्रेजों ने किया। कब? 1600 ईस्वी। उस तो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1602 में हुआ। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ। तो 3 डेट तो आपको यहाँ से सेम मिल जाएगा। केवल एक डेट ही आपको याद रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बना। मतलब बाद बना तो 1600, तो 1602 में बना, मतलब अंग्रेज के बाद दूसरा, तो दूसरा यही था। ठीक है, अब ये हो गया कंपनी। कंपनी और फैक्ट्री में क्या अंतर दोस्तों? तो कंपनी जो है कुछ लोगों का समूह मिलकर बनाते हैं, और फैक्ट्री जो है एक प्रकार का किला है, एक प्रकार का घर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए कोच्चि में जो है सबसे पहले उन्होंने अपनी फैक्ट्री या किला स्थापित किया। किसने? पुर्तगालियों ने। कब? 1503 में। ठीक है, तो लगभग 5 साल का अंतर आ रहा है। 1503 में उसका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फैक्ट्री स्थापित किया सूरत में 1608 में। तो प्रथम फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित किया या प्रयास किया। क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है कि प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ बनाया था? तो सूरत में। प्रथम फैक्ट्री बनाने का प्रयास कहाँ किया था? सूरत में। उनका पूर्ण रूपेण जो फैक्ट्री बन गया था वो कहाँ पे स्थापित होता प्रथम? तो वो हुआ था मुसोलीपट्टनम 1611। फिर पूछ सकता है कि सूरत का जो फैक्ट्री था वो कब पूर्ण रूपेण बन के तैयार हुआ? तो 1613 में। तो अंग्रेज का क्लियर हो गया। उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आपको डच। तो डच इंडियन कंपनी ने कब फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1605 में। कहाँ पे? तो मुसोलीपट्टनम। कहाँ पे? या मछलीपट्टनम। मुसोलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। ये दोस्तों कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो लोग तो बताते हैं टीचर की मुसोलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, पर आज तक तो किसी ने नहीं बताया आखिर ये कहाँ पे है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फैक्ट्री स्थापित किया वो 1668 में किया। कहाँ पे किया? सूरत में। तो आई होप कि सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए होंगे, और याद नहीं हुए होंगे तो 1-2 बार आप अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, याद कीजिएगा, तो याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि यूट्यूब तो कभी भी ये टेक्निकल चीज़ है, हो सकता है आप में मोबाइल में नेट ना हो, तो आप कॉपी पे इसको बना के याद करते रहें और नोट्स बनाएं। इसलिए मैं इतना लिखता हूँ, नहीं तो ये केवल यहाँ से मैं बता देता, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि एक कमज़ोर स्टूडेंट को लिखना भी है, पढ़ना भी है और समझना भी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।